हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर नेम इज़ निकोलो मैकियावेली। हमने अब तक 2 पॉलिटिकल थिंकर्स हमारे कवर कर लिए हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट आपको प्लेटो के बारे में पढ़ाया था, देन अरिस्टोटल के बारे में पढ़ाया था। देन आई होप आपने दोनों वीडियोज़ देख ली होंगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा, उनके नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, जितना इसमें रिलेवेंट है एग्जाम के लिए बस उतना ही पढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। उनके जो पॉलिटिकल आइडिया हैं, पॉलिटिकली उन्होंने कितनी चीज़ों का आइडिया को कंट्रीब्यूट किया है, यही एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो कोई इंसान होता है, ठीक है, उसके ना कंट्रीब्यूशन बहुत सारे फील्ड में हो सकते हैं। मे भी हो सकता है प्लेटो ने कुछ ज्योग्राफी के बारे में बोला हो, प्लेटो ने हो सकता है कुछ और आइडिया के बारे में बोला हो, लाइक पॉपुलेशन सेटिंग के बारे में बोला हो, या फिर कुछ और भी चीज़ों के बारे में बोला, या फिर मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन बढ़िया सी दी नहीं है वैसे, तो हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट सब्जेक्ट का मैटर बन जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या है, उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या कह रहे हैं, पॉलिटी में उनका कौन सा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि सारे जो डेमोक्रेसी के आइडिया हो गए, जस्टिस, लिबर्टी, सिटीजनशिप, ये जितने भी आइडियाज़ आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेवेंट है। ठीक है, आईआर से रिलेवेंट है, पॉलिटिकल साइंस से हैं, गवर्नेंस से। तो जितने भी आपको ये छोटी मोटी ब्रांचेस दिखती हैं पॉलिटिकल साइंस की, बस उसी में हम पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है निकोलो मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली के थॉट आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इनसे यहाँ से। ठीक है, देखो, अगर हम एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो उसमें हम प्लेटो और अरिस्टोटल को ही करते हैं। फिर हम जो मॉडर्न में आ जाते हैं, या फिर हम मिडिल टाइम पीरियड बोल सकते हैं, उसमें हम मैकियावेली को पढ़ते हैं। ये आप इनका टाइम पीरियड देख रहे होगे, 1469 से 1527 का टाइम पीरियड है। तो ये ना तो बहुत ज़्यादा एंशिएंट टाइम पीरियड है, ठीक है, जिस तरीके से प्लेटो का और अरिस्टोटल का देखा था, ना ही एकदम से मॉडर्न है जो हम आगे चल के, जिसमें हम जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, ये एकदम से मॉडर्न थिंकर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके 1947 से 1946 इस टाइम पीरियड के थिंकर हो जाते हैं, लेकिन इन्हें भी हम कंसिडर करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में। ठीक है, तो आज के बारे में हम इनकी वीडियो में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ये क्या है, इनके पॉलिटिकल थॉट्स क्या हैं, क्या सोचते हैं, कौन कौन से इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ही इज़ एन इटालियन डिप्लोमेट। देखो, ये इटालियन डिप्लोमेट है, ठीक है, इटली से ये बिलोंग करते हैं। एंड हिस्टोरियन है ये, पॉलिटिकल फिलोसफर ऑफ रेनेसेंस फ्लोरेंस। देखो, अगर आप रेनेसां का पीरियड पढ़ोगे तो 15-16 सेंचुरी आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या हुआ, रिवाइवल हो रहा था इनकी पूरी कंट्री में, इटली में। चाहे वो उनके डांस का रिवाइवल हो, ट्रेडिशन का रिवाइवल हो, चाहे बुक्स का हो, चाहे बहुत सारे आइडियाज़ का हो, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। इंडिया में भी ये एक तरीके से रेनेसांस पीरियड बोला जाता है, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर थे, जिसमें राजा राम मोहन रॉय को हम पढ़ते हैं, विवेकानंद को पढ़ते हैं, रामाबाई को पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आपको देखने को मिलेंगे हमारी इंडियन हिस्ट्री में। उसी तरीके से ये जो रिवाइवल का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये ग्रीस से शुरू हुआ था, इटली से शुरू हुआ था। जब अगर हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी आपको पता है तो 15-16 सेंचुरी को डार्क एज करके ऐसे हम बुलाते हैं। उसके बाद क्या शुरू हुआ था, उसके बाद शुरू हुआ, लोगों ने अपनी बुक्स को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को अपने आप पे रिवाइव किया। ठीक है, जो भी डिस्पोटिक चीज़ें थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की। जैसे होता है ना, हम अभी भी प्रेजेंट डे कोई डिबेट वगैरह चल रही है, उसमें कहते हैं अरे पहले ज़माने में ये होता था, वो होता था, पहले के लोग इतने अच्छे होते थे, पहले के लोग मतलब चोरी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, एक दूसरे का बुरा नहीं चाहते थे, जैसे मुंह पर है वैसे ही दिल में रहते थे। तो ये जो हम पहले के लोग करते रहते हैं, वही सेम पीरियड, वही सेम वेव क्या थी, यही उठी थी 15-16 सेंचुरी में यूरोप में। यहाँ पे लोगों का रिवाइवल ये था कि हम कल्चर को रिवाइव करें, रिलीजन को रिवाइव करें, फिलोसफी को रिवाइव करें। तो वो सारे पीरियड की, तो उसी टाइम पीरियड की बात करते हैं जिसमें हम निकोलो मैकियावेली को हम देखते हैं। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड के, तो इन पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा उस पूरे रेनेसां का, और इन पे उन्होंने कहाँ से कौन से मेजर सोर्सेज वहाँ से उठाए हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। और देखो, इन्हें फादर बोला जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का। अब मैंने जब आपको अरिस्टोटल के बारे में पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अरिस्टोटल इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देखो, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल को कहते हैं, लेकिन अगर कहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं, तो आपको क्या पता होना चाहिए, हम मैकियावेली को कहते हैं। ठीक है, एडवोकेट फॉर प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन पावर नॉट मोरालिटी। देखो, इन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स की बात करो, मतलब प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करो, आप मोरालिटी को भूल जाओ। क्योंकि आप अगर पॉलिटिक्स में मोरालिटी को ला रहे हो, एथिक्स को ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें स्टेगनेंट हो जाती हैं, क्योंकि आप अभी वो अपने सारे वही मोरल वैल्यूज़ पे चल रहे हो, एथिक्स की बातें कर रहे हो। तो आप जब प्रोग्रेस करोगे तो इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, और जो सारी रिलेवेंट चीज़ें हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा, तभी एक समाज क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने एडवोकेट किया है, इनके बारे में यही सारे सेंट्रल आइडियाज़ हैं, उन्होंने किस किस तरीके की बातें कही हैं, वही सभी हमें इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है,
एंड इस आइडिया मार्क अ ट्रांजिशन फ्रॉम मिडवल टू मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। देखो इनके जो आइडियाज़ थे, जितनी भी इनकी सोच थी, तो वो एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है कंप्लीटली हमें चेंज मिलता है मिडवल से मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में, ठीक है। इनकी सोच, अब तक आपने जितने थिंकर्स पढ़े हैं, 2 ही पढ़े हैं मेजरली, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इन्होंने एकदम से बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो वो हमें पढ़ने हैं। तो इनका सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझेंगे। तो रेनेसांस पीरियड से ये शुरू होता है। मैं पहले बता चुकी हूँ रेनेसांस पीरियड क्या है, जो इटली में शुरू हुआ था 15-16 सेंचुरी में, जिसको क्या कहते हैं, जिसमें आर्ट का रिवाइवल हुआ था, जिसमें कल्चर का रिवाइवल हुआ था, जिसमें ट्रेडिशन का, रिलीजन का, इन सारी चीज़ों का रिवाइवल हुआ था। क्यों? क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा डिस्पोटिक हो गए थे, लोग वॉर हो रहे थे, सिविल वॉर हो रहे थे। तो होता है ना कि एक कल्चरल मूवमेंट चला दो और जिससे लोग क्या है अपनी रूट से जुड़े रहें, इसी तरीके से तो हुआ था। अगर आप एक बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ तो ये हो सकता है, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में राज कर रहे थे तो गांधी जी को एक बहुत अच्छा एक मौका मिला पूरे देश को यूनाइट करने का, वो था नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि हम एक देशवासी हैं, टेरिटरी हमारी है, हम इसके सिटीजन्स हैं और हमें एक रहना चाहिए। जो फॉरेन नेशन के जो एनिमीज़ हैं या फिर जो कोई भी लोग हम पे कॉलोनी बना के रह रहे हैं, उन सबको हमारे देश से जाना चाहिए, क्योंकि हमारी भारत माता है। तो भारत माता का एक ये जिस तरीके का स्लोगन दिया, जिससे लोग कंप्लीटली क्या हो गए, यूनाइट हो गए। वो उनके मन में आने लगा, हाँ भारत देश है, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। इस तरीके की बातें जब होती हैं आपके मन में, तो इसी तरीके का जो टाइम पीरियड था वो इटली में भी चला, जिसको हम रेनेसांस पीरियड कहते हैं। जिसमें क्या होता है, डिक्लाइन हो गया था फ्यूडलिज्म का और चर्च की अथॉरिटी का। देखो फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन का मतलब आप मैं बताती हूँ। मैं फ्यूडलिज्म क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी ज़मींदार होते हैं, जिनके पास बहुत हज़ारों एकड़ ज़मीन होती है, उस पर बहुत ज़्यादा छोटे मोटे किसान काम करते हैं। फिर जो जितना भी प्रॉफिट उस लैंड से एक्रू किया जाता है, वो सारा ज़मींदार की पॉकेट में जाता है। फिर उसका कुछ पार्ट ज़मींदार क्या करता है, उन सारे जो टेनेंट्स होते हैं या फार्मर्स होते हैं, उनमें बांट देता है इक्वली। ये होता है हमारे ज़मींदारी सिस्टम। लेकिन जो यूरोप है, वहाँ पे तो ज़मींदार बोलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई और होंगे। तो वहाँ होते हैं फ्यूड लॉर्ड्स कहते हैं जिन्हें। उनके पास ना बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन होती है, बिल्कुल सेम ही होते हैं इंडिया के जैसे। तो बहुत बड़ी ज़मीन होती है, जिसमें क्या होते हैं, लोग काम करते हैं। उन लोगों से जो एक्सट्रैक्ट करना होता है पैसा वगैरह, वो फ्यूड ले लेते हैं और बाकी उनमें थोड़ा सा कुछ दे देते हैं। बस वो ज़िंदगी भर यही काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा इन सारी चीज़ों का। लोग अपने राइट्स की बात करने लगे, लोग रिवॉल्ट करने लगे, लोग फसलों को जलाने लगे और वहाँ पे सरकार के खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिए थे। तो इस तरीके की बातें हमें देखने को मिलती हैं। तब इनका बहुत ज़्यादा क्या होता है, इनका जो बातें होती हैं, इनके जो आइडियाज़ होते हैं मैकियावेली के, तो वो इसके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में रहते हैं। एंड चर्च अथॉरिटी, इसके साथ साथ क्या होता है, जो चर्च होता है उसकी अथॉरिटी भी कम होती जाती है, ठीक है। चर्च की अथॉरिटी कैसे कम हो जाती है, जिस तरीके से आप अगर इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते हो, यहाँ पे वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था। कोई किसी की जाति में प्रवेश नहीं कर सकता, इंटरडाइलिंग बहुत ज़्यादा मना थी, कोई दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकता। उसी तरीके से यहाँ पे चर्च की अथॉरिटी थी, मतलब कि चर्च ने सारे लोगों के लिए नियम बना रखे थे और उसको इतना रिजिड कर दिया था, कोई किसी के साथ मतलब इंटरमिंग नहीं हो सकता था, ठीक है। कोई मतलब मैरिजेस के कॉन्सेप्ट बना रखे थे इन्होंने लाइफ के कॉन्सेप्ट बना रखे थे। मैंने बताया था ना कि इन्होंने जब जिस तरीके से प्लेटो की सोच है कि हमेशा एक इंसान को अपना ही काम करना चाहिए, कभी दूसरे काम नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें देखने को समाज में मिली कि हाँ भाई, लोगों ने क्या किया है, उन जो बाकी जो पावरफुल लोग हैं, बड़े अमीर लोग हैं, उन्होंने जो छोटे लोग हैं, मजदूर किसान लोग हैं, उन्हें इतना दबा के रखा है कि वो उसके बाहर कोई काम कर ही नहीं पा रहे हैं। कोई चर्च की अथॉरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी पूरे उस टाइम में कि वो उनके खिलाफ जा नहीं सकते थे, आवाज़ उठा नहीं सकते थे, न रिलीजन के खिलाफ बोल सकते थे। और जो मोनार्क था या एरिस्टोक्रेसी थी, वो चर्च से एकदम मिली हुई थी, तो ये मिली भगत इनकी रहती थी और जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते थे। तो जब रेनेसां पीरियड आया तो यहाँ पे भी डिक्लाइनेशन हमें देखने को मिलता था, किसका, चर्च का। क्यों? क्योंकि लोग ना एनलाइटनमेंट हो गए थे, ठीक है। लोगों में सोच आ गई थी कि अच्छा, जब ये चर्च है और भगवान है, तो भगवान की नज़रों में तो हम सारे लोग बराबर हैं। तो ये बताओ, ये प्रीस्ट क्यों बैठा हुआ है, ये जो फादर बन के बैठा हुआ है, तो ये मिडिल मैन तो हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमें गॉड से कनेक्शन करने, वो तो दिल का कनेक्शन होता है, वो तो हमारी प्रेयर्स का कनेक्शन होता है, तो हमें मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है। और ये मिडिल मैन हमसे गिफ्ट क्यों लेता है, भगवान को तो किसी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब लोगों ने सोचा, लोगों की जब सोच विकसित हुई, तो उन्होंने क्या किया, चर्च की अथॉरिटी को मानने से ही पूरी तरीके से मना कर दिया था, ठीक है। एंड द इटालियन सिटी स्टेट फेस इनस्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेजन्स, फ्रांस, स्पेन, होली रोमन एम्पायर। देखो जो इटली था पूरा, वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई थी। इनके पीरियड की बात करें, मैकियावेली की पीरियड में, क्योंकि देखो जब इंसान कोई चीज़ सोचता है, कोई उसके विचार रखता है, तो वो अपने सराउंडिंग्स को देख के रखता है। आज मैं इंडिया के बारे में बहुत अच्छा कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, सारे काम उसी हिसाब से हो रहे हैं। लेकिन अगर मोनार्की आ गई तो मेरे थॉट भी बदल जाएंगे। मैं हो सकता है मोनार्की के सपोर्ट में कह दूँ और हो सकता है मैं मोनार्की के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में कह दूँ। ये मेरा पर्सपेक्टिव है।
है, ये मुझ पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से जो लोग देखते हैं अपने समाज में आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सरकार कैसे काम कर रही है कैसे नहीं कर रही है, देन उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव थॉट लेकर आते हैं, नेगेटिव आइडिया लेकर आते हैं, उसको प्रोपेगेट करते हैं। ठीक है, तो इटली स्टेट में उस टाइम क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, वॉर वगैरह हो रहे थे, फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो होता है, जो अलेक्जेंडर वगैरह है, चाहे वो अलेक्जेंडर को ले लीजिए, और आगे चल के आप हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर को देखोगे, उसने बहुत ज़्यादा, बहुत, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने बहुत बड़ी टेरिटरी पे राज किया था। फ्रांस हो गया, ये इटली वगैरह के रीजन हो गया, जिसको वाटरलू के युद्ध में लास्ट में हराया गया था 1915। मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, जबकि चलो छोड़ो। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉरेन इन्वेजन्स को देखते हैं। इनकी कंट्री में बहुत ज़्यादा भारी जो आक्रमणकारी थे वो लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे आके लड़ाई वड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, ये सारी चीज़ें, जिसमें मेजर कौन थे, फ्रांस थे, स्पेन थे, होली और रोमन एम्पायर थे। क्यों? क्योंकि इन सारे लोगों में कॉम्पिटिशन चला हुआ था, कौन ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ को स्टैब्लिश कर ले। ठीक है, पूरे पूरे दुनिया भर में, जैसे फ्रांस की कॉलोनीज़ ये बना रखी थी, वियतनाम, चाइना वगैरह ये थी, और ब्रिटिशर्स की इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, तब तो नहीं था, इंडिया हो गया, और उन्होंने अफ्रीका तो पूरा ही कॉलोनाइज कर रखा था। तो इस तरीके से क्या था, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत रिजिड होती जा रही थी। तब यहाँ पे क्या है, इनके थॉट्स निकल कर आते हैं। एंड द फ्लोरेंस फ्रीक्वेंट शिफ्ट बिटवीन रिपब्लिकनिज्म एंड द मेडिकल रूल। देखो, जो फ्लोरेंस है वो एक जगह का नाम है। ठीक है, ये इटली में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी फ्लोरेंस की यूनिवर्सिटी भी होती है उस टाइम, जो ये थिंकर्स वगैरह मोस्टली वहाँ से पढ़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये फ्लोरेंस जो है, तो आप फ्लोरेंस को उसी तरीके से देखो जैसे आप इंडिया में दिल्ली को देखते हो। ठीक है, दिल्ली क्या है, एक सेंटर ऑफ अथॉरिटी है, वहाँ से सारे लोग अपनी पावर्स को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। वहाँ से ही पूरे देश के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं कि देश में लोग कैसे रहेंगे कैसे नहीं, कौन कौन से काम करेंगे। तो ये चीज़ क्या है कि फ्लोरेंस में उस टाइम हमें देखने को मिलता है, कभी रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ जाती है, कभी मोनार्क आ जाता है। तो कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है कि हाँ मोनार्क ही रहेगा, जब मन कर रहा है तब रिपब्लिकन फॉर्म आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग यूनाइट होते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं, सरकार को उखाड़ फेंकते हैं, और अपने ही लोग जाके गद्दी पे बैठ जाते हैं और रूल करने लगते हैं। फिर जैसे ही जो मोनार्क होता है वो आसपास के देशों से क्या लेता है, मदद ले लेता है, उनकी आर्मी बना लेता है, फिर आक्रमण करता है, उन लोगों को फिर निकाल के फेंक देता है, खुद मोनार्क बन जाता है। तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है आपको इधर से उधर। तो ये भी क्या कर रहा है, ये थिंकर्स के आइडिया को बहुत ज़्यादा शेप कर रहा है। एंड दिस इनस्टेबिलिटी शेप मैकियावेली फोकस ऑन ऑर्डर, यूनिटी एंड पावर। तो जो ये सब कुछ देख रहे हैं मैकियावेली अपनी आंखों से, तो ये अपनी आंखों से जब चीज़ों को देख रहे हैं इतना बिगड़ता हुआ, तब इनके आइडियाज़ में हमें देखने को मिलता है ऑर्डर की बात करते हैं कि किस तरीके का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, देश में यूनिटी किस तरीके की होनी चाहिए और किस तरीके की पावर होनी चाहिए, पावर कौन एक्सरसाइज करेगा, लोगों को कितनी पावर दी जाएगी, लोगों को कैसे रखा जाएगा, ये सारी बातें ये अपने थॉट्स में बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले इनके मेजर वर्क की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जिन्होंने इसमें बताया है अपनी थिंकिंग के बारे में। ठीक है, तो द प्रिंस इनकी बुक है जो उन्होंने 1513 में लिखी है। ये बुक बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द प्रिंस से ही मैकियावेली को जाना जाता है, और ये बुक आपको याद ही रखनी, स्टार मार्क कर लेना। सारी बुक इंपॉर्टेंट चारों, लेकिन द प्रिंस से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये देखो 1530 में हुई थी, लेकिन पब्लिश हुई थी 1532 में। ठीक है, गाइडेंस ऑफ रूलर्स, ये एक गाइड बुक है। ठीक है, ये रूलर्स को क्या करती है, गाइड करती है, जितना भी राजा वगैरह उनसे कहती है कि तुम्हारे क्या काम होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, जो अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने, वो क्या करता है, वो एक पॉलिटी के ऊपर बहुत अच्छा नोवेल है, जो बताता है रूलर को कि रूलर को ऐसा होना चाहिए, राज्य ऐसा होना चाहिए, जनता ऐसे होनी चाहिए, राज्य में सिपाही इतने होने चाहिए, घुड़सवार इतने होने चाहिए, ये और जो सत्ता है उसके इतने अंग होने चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें बताते हैं। तो द प्रिंस भी एक क्या है, एक गाइड बुक है रूलर्स के लिए। उसमें पूरे रूलर्स के नियम लिखे हुए हैं कि तुम्हें अपने पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट हम बुक देखते हैं, डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ लेवाई। तो इसमें रिपब्लिकन आइडियाज़ को दिया गया है कि अगर कभी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके आइडियाज़ कैसे होने चाहिए, रूलर कैसा होना चाहिए, रूलर नहीं, हम बेसिकली बोल रहे हैं गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, वो किस तरीके से पावर को एक्सरसाइज करे, ये सारी बातें करते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर के बारे में ये बात करते हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो इनकी सारी बुक्स देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक को कवर कर रही हूँ जिसमें बता रही है कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे काम करेगी। ठीक है, तो आर्ट ऑफ वॉर में ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें करती हैं कि मिलिट्री कैसे ऑर्गेनाइज होगी, किस तरीके से उसमें सोल्जर्स होंगे, क्या क्या काम होंगे, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्या करेंगे वो। ठीक है, इससे की बातें करते हैं, और स्ट्रैटेजी की बातें करते हैं, जो युद्ध में जितनी भी नीति रणनीति बनाई जाती है उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। किसमें? द आर्ट ऑफ वॉर बुक में। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में ये बताते हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ फ्लोरेंस पॉलिटिक्स।
जो फ्लोरेंस है देश में जिसमें रह रहे हैं ये, ठीक है, जिस सिटी में, तो उसकी पूरी हिस्ट्री को ये डिस्कस करते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं कि प्रेजेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कैसे इवॉल्व हुई। ऐसा नहीं कि आज हम जो सरकार देख रहे हैं वो एकदम से आगे, एकदम से 4 लोग बैठ के गद्दी पे क्या हम तुमसे रूल करेंगे, नहीं, धीरे 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 कोई इंस्टीट्यूशन बना होगा और उसकी जो हाईएस्ट फॉर्म हमें देखने को मिलती है वो हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है कि हाँ डेमोक्रेसी है, कहीं मोनार्की है, कहीं अरिस्टोक्रेसी है। तो वो कैसे देखते हैं, हम एवोल्यूशन के थ्रू देखने को मिलता है। ह्यूमन बींग्स ने एवोल्यूशन किया, उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन भी एवोल्यूशन करते हैं, ठीक है, डिक्लाइन भी हो जाते हैं कोई कोई इंस्टीट्यूशंस और कोई कोई इंस्टीट्यूशन हमेशा के लिए सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, मतलब उनके बुक्स वगैरह कंट्रीब्यूशन सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नहीं समझ में आई, क्योंकि अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है, अभी तो नॉर्मल चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो इनके कोर प्रिंसिपल्स और देख लेते हैं मैकियावेली के। जो मैकियावेली हैं वो क्या कह रहे हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। देखो, ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी एंड रिलीजन। इनका मानना है जो राजनीति होती है, राजनीति में कभी भी आप ना धर्म को बीच में मत लेकर आओ और मोरल वैल्यूज़ को बीच में मत लेकर आओ। मोरल वैल्यूज़ का मतलब है कि मान लो आपको न्याय करना है और सामने आप देख रहे हो कि आप ही के घर वाले खड़े हुए हैं कटघरे में, तो कभी भी आपके जो रूलर्स एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ रूलर और अ मोनार्क, आपके डिसीजंस में या फिर आपके जो न्याय है उसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे परिवार वाले हैं, मेरी मम्मी है, पापा हैं, तो हम इनको कम सजा देंगे, और अगर बाहर वाला कोई तो हम इसको बहुत ज़्यादा सजा देंगे। तो उनका हमेशा से ये मानना रहा है कि जो मोरालिटी है उसको हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहो, क्योंकि कभी कभी क्या है, भावनाओं में आके चीज़ें हम गलत कर देते हैं। तो ये तो होता है जो हमारी जुडिशरी है उसके आंखों में पट्टी क्यों बंधी है, उसकी आंखों में पट्टी इसीलिए बंधी है क्योंकि वो कानून अंधा है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहे हैं, एविडेंसेस दिखते हैं, उसको सही प्रोसीजर दिखता है और लॉ बुक लेके चलता है, जो लॉ में लिखा है बस वही करेगा। तो सिंपल सा मतलब इनका है कि आप कभी भी भावनाओं में बह जाओ, इमोशंस में आके कभी पॉलिटिक्स को नहीं चलाया जा सकता। और साथ के साथ धर्म को हमेशा पॉलिटिक्स के दूर रखने के लिए कहते हैं ये कि धर्म को कभी पॉलिटिक्स में मत लाओ। आप देख रहे हो प्रेजेंट डे लोग कितना ज़्यादा धार्मिक हो रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा अपने धर्म से जोड़ लेते हैं और फिर उसके कहने पे कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किसी भी धर्म की नहीं होती, इतना तो आप दिमाग में लगा सकते हो। सीरियसली बता रही हूँ, वो सिर्फ वोट बैंक होता है, उनका कुछ नहीं होता है। आप अगर जाओगे ना तो दिल से सब एथियस्ट हैं, सब नास्तिक बैठे हुए, उनका कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कर्म पे भरोसा करते हैं, वो खुद भगवान पे भरोसा नहीं करते, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बनाए रहते हैं कि हम भगवान पे भरोसा करते हैं तो तुम लोग भी करो, ठीक है, एक्शंस करो भाई, काम करो लाइफ में, ठीक है। तो इनका एक आइडिया आपको समझ में आ गया, जिसमें ये ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। दूसरा रियलिज्म की बात करते हैं। रियलिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, अरिस्टोटल पढ़ाया था, देन उसमें मैं रियलिज्म को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इनका मानना है रियलिज्म वाले का कि जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है वही प्रैक्टिकल फॉर्म है, ठीक है। जो आपकी आंखों को दिख रहा है वही सच है, और आप उस चीज़ को कैसे सही कर सकते हो, आप एक्शंस के थ्रू सही कर सकते हो, ठीक है। एक आदर्शवादी मत बनो, ठीक है, एक ऐसे मत बनो कि तुम्हारे उसूल ये कहते हैं, तुम्हारी सोच ये कहती नहीं, वो चीज़ नहीं है। अगर आप राजनीति में हो और आपको सामने दिख रहा है कि 4 लोग मिलकर एक मासूम को मार रहे हैं, तो आपके उसूल ये नहीं कहते कि किसी की मतलब काम में टांग मत अड़ाओ, नहीं, आपका क्या कर्तव्य बनता है उस टाइम में कि आप जाओ और जाके उसको बचाओ, ठीक है। तो उनका मानना है कि जब रियलिटी अच्छी लगती है, मतलब उनका मानना है कि आइडल मत बनो, ठीक है, डुलुलु में मत जियो, तुम रियल बनो, रियलिटी में आओ, ठीक है, वो बातें करो। तो ये रियलिज्म में कहते हैं व्हाट इज़ फैक्ट नॉट व्हाट ऑट टू बी। देखो, इनका मानना है जो फैक्ट हैं, ठीक है, उन पे आप काम करो, ना कि उस पे कि क्या आइडिया होने चाहिए। अब क्या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हम फैक्ट पे बात करो, ऐसा हो गया तो इसलिए हो गया, ये हम ऐसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करो, ये चाहिए, शुड बी, मे बी, ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स में नहीं आनी चाहिए। तो ये इनके कोर प्रिंसिपल कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही भी है। इनके आप आइडियाज़ पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कितना सही इंसान है, मतलब सही इनके विचार हैं। दूसरा इनका पावर सेंट्रिक स्टेट सर्वाइव अबव ऑल एल्स। इनका मानना है कि हर हाल में हमें स्टेट को सर्वाइव करना चाहिए, ठीक है। मतलब इनके भी कोर आइडियाज़ के बीच में कौन रहा है, स्टेट रहा है। स्टेट का मतलब वही गवर्नमेंट रही है और मतलब सोसाइटी रही है, ठीक है। तो जो पावर का सेंटर होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। राज्य हुई उसको क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा अपने सारे के सारे सिटीजन्स पे, ठीक है। उसके अलावा कोई दूसरी पावर का एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कोई बाइफर्केशन ऑफ पावर नहीं होगा, कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा। और ये एंड्स एंड मीन्स की बात करते हैं। इनका मतलब है जस्टिफिकेशन ऑफ एक्शन फॉर द स्टेबिलिटी एंड पावर, ठीक है। एंड्स एंड मीन्स का मानना है कि अगर अंत भला तो सब भला, जो कहते हैं ना, तो इनका ये मानना है कि अगर अंत जो लास्ट वो हम कहते हैं, जो अगर फाइनल रिजल्ट है अगर वो सही है तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया है, ठीक है।
जैसे कि हमारी इंडियन फिलॉसफी में कहते हैं कि हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए तो उसका अंत भी हमेशा सही होता है, लेकिन ये गलत कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर अंत भला है, मतलब अंत मतलब तुम बोल रहे हो ना कि तुमने कोई काम किया है, वो काम अगर सच है और सही है, लेकिन उसको सच सही करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत काम पड़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इनका कंट्रोवर्शियल चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप गलत गलत काम करके, मान लो एक देश में कुछ गुंडे वगैरह हैं, कुछ करप्ट लोग हैं, तो तुम उन सबको मार दे रहे हो जान से। ठीक है, उन आपने 20-30 लोगों को मार दिया जान से, तो उसके बाद क्या हुआ, करप्शन तो खत्म हो गया, लेकिन जो आपने किया वो सही है क्या, ये जस्टिफिएबल है कि हाँ आपने जो किया वो सही है। तो इनका ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा गलत करें। मीन्स भी आपके कहने जो कैसे होने चाहिए, ये भी अच्छे होने चाहिए, जस्टिफिकेशन वाले होने चाहिए। नेक्स्ट हम आगे इसमें देखने वाले हैं द प्रिंस बुक को हम थोड़ा सा डीप में एनालाइज करेंगे कि हमारी द प्रिंस जो बुक है उसके क्या थीम फीचर्स हैं और वो क्या कहती है। ठीक है, रूलर मस्ट कंबाइन फॉक्स कनिंग एंड द लाइन फोर्स। देखो इनका मानना है जो राजा होता है, जो राजा है या मोनार्क है, वो कैसा होना चाहिए, वो भेड़िए की तरह, फॉक्स को भेड़िया ही कहते हैं ना, लोमड़ी, हाँ लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और उसमें शेर की जैसी क्या होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और ताकत होनी चाहिए। इस तरीके की बात करते हैं, मतलब ऐसे ही लुजुर पुजुर सा तुम राजा मत बनाओ, राजा का ऐसा बनाओ जिसके बाजुओं में दम हो, जो एकदम से हर तरीके के सोच सकता हो, जो चालाक हो, लोमड़ी के जैसे। ठीक है, इस तरह की बातें करते हैं। और वर्चू की बातें करते हैं तो स्किल, विजडम, स्ट्रेंथ, डिसिसिवनेस ऑफ अ लीडर। तो उस लीडर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंड द डिसिसिवनेस ऑफ अ लीडर। मतलब उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ होनी चाहिए कि वो एक लीडरशिप करने के लिए हमें लगे कि हाँ ये हमारा लीडर है, ये अच्छे काम कर रहा है, इसमें डिसीजन लेने की क्षमता है। ये सारी अगर क्वालिटीज़ हैं देन ही मस्ट बी अ रूलर। ठीक है, उसको रूलर बनना ही चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही रूलर अल्टीमेटली लोगों को चाहिए। अब आप पसंद करोगे आपके कंट्री में कोई, अगर मान लो सरकार है, चलो हाईएस्ट हमने प्राइम मिनिस्टर मान लिया, तो प्राइम मिनिस्टर आपको अच्छा ऐसा लगेगा कि जिसके डिसीजन से भी समझ में नहीं आ रहा है, वो दो दिन बाद कुछ और डिसाइड कर रहा है, लेकिन वहीं वहीं पे थोड़ा सा रेवोल्यूशन हो गया तो उसने अपने डिसीजन चेंज कर दिया। फिर भाई सॉलिड डिसीजन लो ना, तुम खुद से देख के चलो कि हाँ ये चीज़ सर्वाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये चीज़ लोगों को पसंद आएगी कि नहीं कर पाएगी। आपके आइडियाज़ ही अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी से ही लोग आपसे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यही बात वो कौन कह रहे हैं, मैकियावेली कह रहे हैं राजा के लिए। एंड फॉर्चून लक चेंज हाफ कैन बी कंट्रोल बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। देखो ये फॉर्चून की बात में क्या कहते हैं, इनका मानना है जो भी लक होता है ना हमारी लाइफ में, वो क्या होता है, वो हाफ चेंज्ड होता है और हाफ कंट्रोल बाय होता है ह्यूमन एफर्ट्स। अगर आप कोई चीज़ पूरी तरीके से लक पे छोड़ोगे, अरे यार मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, तो वो चीज़ कभी आप तक नहीं आएगी। इनका कहना है कि आप हमेशा क्या करो, जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, जो आप खुद से कर सकते हो उसकी कोशिश करो, बाकी आपकी किस्मत में होगा तो आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते पूरी तरीके से बैठ गए हो आराम से और कह रहे हो कि नहीं यार जैसा मेरी किस्मत में होगा वैसा आ जाएगा, और कोई आप एफर्ट्स ही नहीं है, एक्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा रूलर वही होता है जो अपने भाग्य के लिए रोता नहीं है या भाग्य के लिए ऐसे चुपचाप बैठा नहीं रहता। ठीक है, वो एफर्ट्स करता है। आपको अगर आप अगर सोच रहे हो कि आपको मान लो कि आपको फ्रांस पे अटैक करना है और फ्रांस को अपनी टेरिटरी बनाना है, तो भाई उस पर फ्रांस को जीतना ना जीतना बाद में निर्भर होगा। तुम पहले वहाँ पे लड़ाई करने की, युद्ध करने की नीति बनाओ, सोल्जर्स को तैयार करो, तुम ट्रुप्स वगैरह तैयार तो करो, तुम मतलब लड़ाई के लिए प्रिपेयर तो हो जाओ कम्प्लीटली, देन आप सक्सेसफुल होगे, इसमें नहीं होगे वो तो बात की बात है। तो फॉर्चून पे ये लोग फॉर्चून पे मैकियावेली का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, बेटर फियर देन लव। इनका मानना है कि राजा को ना, मतलब जो राजा होना चाहिए, तो लोगों को ना, जो लोग होते हैं उन्हें कभी भी राजा से प्यार नहीं होना चाहिए, राजा का डर होना चाहिए। ये बात कौन कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं। ठीक है, फियर एंश्योर्स ओबीडियंस। क्यों, क्योंकि लोगों में जब डर होगा तो वो आपकी क्या करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये इनका स्टेटमेंट बहुत अच्छा है कि मतलब उनको इतना ज़्यादा फियरफुल होना चाहिए, राजा को क्रूर होना चाहिए, शासक ऐसा होना चाहिए कि जनता हमेशा डरती रहे उनसे, कभी भी दिमाग में या फिर कभी भी जनता ऐसा ना सोचे कि बहुत ज़्यादा हमारा राजा ऐसा है तो हम ऐसा करते हैं, हम मिलकर रिवॉल्यूशन कर देते हैं और राजा को उखाड़ फेंकते हैं और अपनी सरकार नहीं, तुम इतना मन में जहर भर दो उनके या फिर इतना डरा के रखो अपनी जनता को कि वो कभी ऐसा करने की सोचे ही ना। अब देखो ये जो आइडियाज़ हैं इनका, कभी ऐसा करने की सोचे ना, रेवोल्यूशन ना करे, तो आप खुद से, अभी मैंने आपको जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाया था तो मैंने बताया था फ्लोरेंस की रीजन में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी, रेवोल्यूशन हो रहे थे, फ्यूडलिज्म हो रहे थे, चर्च की मान्यता घट रही थी। तो जो मैकियावेली के जो आइडियाज़ हैं वो वहीं से तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो मैकियावेली देख रहा है कि हाँ भाई जब देखो तब रिवोल्यूशन हो जाता है यहाँ पे, जब देखो लोग सड़कों पर उतर आते हैं,
हैं, लोग एक दूसरे को जला देते हैं, मार देते हैं, राजा की तो कोई बात सुन ही नहीं रहा है, आसपास के देश हैं वहाँ पे राजा को तो भाई गद्दी से ही उतार के फेंक दिया। तो ये सारी जब चीज़ें मैकियावेली अपने आसपास होती हुई देख रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, तब उन्होंने अपने आइडिया शेप किए, नहीं भाई राजा को इतना स्ट्रांग बना दो कि वो अपनी जनता को डरा के धमका के रखे, और जब जनता डरी धमकी हुई रहेगी तो वो हमेशा क्या करिए, अपनी राजा की आज्ञा का पालन करेगी। इस तरीके की बातें करते हैं। एंड द रूलर मस्ट अपियर वर्चुअस इवन इफ नॉट ट्रूली सो। देखो, और इनका मानना है जो राजा होता है उसे हमेशा वर्चुअस दिखना चाहिए, मतलब उसे ऐसा ऐसा दिखावा करना चाहिए, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो ये थोड़ी सी चल कपट की बात मैंने अभी बताया था कि उन्हें लोमड़ी के जैसे चालाक होने चाहिए। तो देखो, आपने अगर कहानी पढ़ी होगी, एक मेमड़े की और लोमड़ी की कहानी पढ़ी होगी। जो लोमड़ी होती है वो गड्ढे में फंस जाती है, देन वो क्या करता है, बहुत चिल्लाता है। वो फॉक्स होती है, वो लोमड़ी चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे निकालो, ये वो मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। फिर जो मेमड़ा होता है वो कूद जाता है, तो वो जो लोमड़ी होती है उसकी पीठ पे रख के पैर, और वो निकल जाती है और भाग जाती है। तो देखा उसका दिमाग, देखा कितना चालाक है, उसने कैसे बन के दिखाया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हें निकालूंगा, ये करूंगा। लेकिन असल में उसकी जो पर्सनैलिटी कैसी धोखा देने वाली पर्सनैलिटी, वो बाद में निकल कर आई, और उससे क्या हुआ, वो मेमड़ा होता है वो उसी में रह जाता है बेचारा, और वो फॉक्स भाग जाती है। तो यही इनका कहना है कि जो राजा है उसे हमेशा वर्चुअस दिखना चाहिए, उसे जब वो जनता के सामने है तो ऐसा लगे कितना अच्छा है, कितना उदारवादी है। लेकिन मन ही मन वो कैसा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा क्रूर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से वाला होना चाहिए। तो इस चीज़ को ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। कौन? मैकियावेली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया द प्रिंस में उन्होंने किस चीज़ की बात की और कौन कौन से आइडियाज़ को यहाँ पे बताया है। देन इसमें हम देखेंगे मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर। अब देखो मैकियावेली का ह्यूमन नेचर के ऊपर क्या मतलब इन्होंने उसको स्टेटमेंट दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये आप सोच रहे हो कि इनकी लाइफ पढ़ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, नहीं, इनके जो विचार हैं, जितने भी आप सोच रहे हो, आप सुन रहे हो, ये मैंने पूरे भी पीपीटी में डाले हुए हैं, ये सब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके वन लाइनर नोट बनाओ ना, तो अगर जैसे आप बनाते हो मैकियावेली ऑन ह्यूमन नेचर तो लिख देना नेगेटिव। ठीक है, मैकियावेली ऑन रूलर तो लिख देना रूलर शुड बी लाइक कनिंग एज फोर्स और स्ट्रॉन्ग एज अ लाइन। तो इस तरीके की चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ठीक है, कि स्टेट के बारे में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा है, इनकी इंपॉर्टेंट बुक किस बारे में है, तो सारे यही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैकियावेली ने देखो ह्यूमंस के बारे में कहा क्या है कि लोग कैसे होते हैं। उन्होंने कहा है लोग बहुत ज़्यादा शेल्फिश होते हैं, अपने ही काम की बात के बारे में सोचते रहते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं। उनके साथ आप कितना भी अच्छा करो, कोई भी चीज़ करो, वो कभी भी आपका धन्यवाद नहीं करेंगे, कोई आपका एहसान नहीं मानेंगे, एहसान फरामोश की बात करते हैं। डिसिटफुल होते हैं, मतलब धोखेबाज होते हैं, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। ग्रीडी होते हैं, चालू होते हैं। एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशियस का मतलब होता है सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मेरे पास ये हो जाए, मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, लेकिन कभी भी समाज के बारे में ये लोग नहीं सोचते हैं। तो ऐसा किसने बोला है, ह्यूमंस के बारे में मैकियावेली ने बोला। ठीक है, एंड मोटिवेटेड बाय फियर मोर देन लव। और वो कहते हैं कि जो अगर आपको इन लोगों को मोटिवेट करना है तो उन्हें डरा धमका के रखो, ना कि प्यार करके। इनका कहना है कि जब आप प्यार करते हो किसी से तो वो इंसान बिगड़ जाता है। सही कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अगर आप उन्हें प्यार करोगे, बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की तरह ट्रीट करोगे, ऐसे रहोगे, तो पूरी जनता आपकी बिगड़ जाएगी। इससे बेटर क्या है, आप उनको अपने डर से आंखें दिखा के उनको क्या करो, मोटिवेट करो, और वो हमेशा आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, हैंस द रूलर मस्ट कंट्रोल सब्जेक्ट थ्रो फॉरवर्ड नॉट ट्रस्ट। तो उन्होंने बोला है रूलर से कि आपको हमेशा अपने जो सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा को हमेशा क्या, ताकत से कंट्रोल करना चाहिए, ना कि भरोसे से। पता लगे तुम पूरी जिंदगी जनता का भरोसा ही जीतने में लगे रहे कि अरे हम भरोसा जीत लें, इनकी नज़रों में अच्छे बन जाएं, उठ जाएं, और जनता ही तुम्हारे पीठ पीछे क्या है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है कि हम राजा को इस रात में जाके ऐसे मारेंगे, या फिर राजा जब हमारे बीच में आएगा तो हम इसको इस तरीके से मार देंगे। तो वो कहते हैं कि कभी भी ऐसी चीज़ों पर भरोसा मत करो, इन लोगों पर भरोसा मत करो, आदमियों पर कभी भरोसा मत करो, मानवों पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, और तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। इसलिए इनके सामने हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। आप जब जाओ तो पूरा कॉन्वॉय लेके जाओ, और उन पे गुस्सा सा करो, एकदम दिखाओ कि हाँ हम कितने ज़्यादा, मतलब जैसे फादर और सन का रिलेशनशिप होता है कि कहीं बेटा हमारा गलत ना चल जाए, तो हमेशा डरा धमका के रखते हो। उस तरीके की बात मैकियावेली करते हैं कि राजा को ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एंड सिमिलर टू हॉब्स पिसिमिज्म अबाउट ह्यूमन नेचर। देखो हॉब्स हैं, जो हम आगे हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बताते हैं कि ह्यूमन नेचर बहुत ज़्यादा बेकार है। ह्यूमन सारे कैसे होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं। तो इनका जो हॉब्स का आइडिया है और जो मैकियावेली के ह्यूमन नेचर को लेकर आइडिया है, वो एकदम से सेम है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना, अच्छे से मज़े आ रहे हैं पढ़ने में। चलो फिर बढ़िया है, आने भी चाहिए। देन हम मैकियावेली का रिपब्लिकनिज्म समझेंगे, जिसको उन्होंने किस में दिया है, डिस्कोर्स बुक में दिया है। हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, डिस्कोर्स थी ना बुक, अभी पीछे तो हमने इनकी मेजर बुक्स को देखा था, उसी में बताया था। तो इसमें इनका कहना है एडवोकेट मिक्स गवर्नमेंट। ये क्या कहते हैं, मिक्स गवर्नमेंट को एडवोकेट करते हैं। ठीक है, अगर रिपब्लिकन गवर्नमेंट है तो देखो, पहले तो उन्होंने बोला है कि मोनार्की ही होनी चाहिए, मोनार्की इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला है कि ऐसा होना चाहिए कि राजा ही राज करे और राजा को इस तरीके का होना चाहिए। लेकिन अगर बाय एनी हाउ मोनार्की
मोनार्की स्टैब्लिश नहीं है किसी एक कंट्री में तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए। और रिपब्लिकन गवर्नमेंट के उन्होंने देखो फीचर्स की क्या बात की है। सबसे पहले उन्होंने बात की कि मिक्स गवर्नमेंट होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, मोनार्क होना चाहिए और एक अरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, अब मोनार्क के बारे में ये कहते हैं कि एक सबसे हाईएस्ट टॉप अथॉरिटी होनी चाहिए जो राजा होगा, जिसमें सारी पावर्स वेस्टेड होंगी। देन अरिस्टोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रईस परिवार से होने चाहिए और इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा किस तरीके की चीज़ें हों, रूल करने की क्षमता हो, डिसीजन मेकिंग पावर उनमें। तो इस तरह की बात करते हैं। डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए कि लोग बस तुम्हें वोट करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब ना करें। तो वो सारी बातें कहते हैं। एंड बिलीव रिपब्लिक्स आर मोर स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग देन मोनार्कीज। और लेकिन ये भी कहते हैं कि जो रिपब्लिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब हमेशा तक चलते रहते हैं, बहुत टाइम तक चलते रहते हैं मोनार्की से। देखो मोनार्की तो उन्होंने अच्छी फॉर्म बताई गवर्नमेंट, लेकिन रिपब्लिकन जो फॉर्म गवर्नमेंट है वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर राजा हो तो द प्रिंस में जैसे डिफाइन किया है वैसे हो, और अगर राजा नहीं हो तो रिपब्लिकन फॉर्म में कैसा हो राजा, ऐसा हो कि वो अपने पूरे अरिस्टोक्रेसी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रिक्टली रूल करे। ठीक है, तो ये बातें कहते हैं। देन ये कहते हैं सिटीजन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन नेसेसरी फॉर द लिबर्टी। इनका मानना है कि जितने भी उस राज्य में लोग रह रहे हैं, जितने भी आम नागरिक हैं, उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसमें, अपनी कंट्री में। ठीक है, कंट्री में हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्ट्रेस चेक एंड बैलेंस एंड रूल ऑफ लॉ। ये कहते हैं चेक एंड बैलेंस के सारे इनिशिएटिव्स होने चाहिए और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जिसमें कानून के हिसाब से सारी चीज़ें चलनी चाहिए, कोई अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी हो गया और मोनार्की हो, क्योंकि अरिस्टोक्रेसी हमें भी चेक एंड बैलेंस करेगी किस पे, मोनार्की पे, कहीं राजा गलत चीज़ों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। ठीक है, और फिर डेमोक्रेसी के थ्रू लोग क्या करेंगे, राजा को बदल भी सकते हैं और पलट भी सकते हैं। ठीक है, और इसके कॉन्ट्रास्ट में हमें द प्रिंस देखने को मिलता है, जिसमें ये प्रिंसली रूलर की बात करते हैं, और डिस्कोर्स में हमें किसकी, रिपब्लिकन गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमें दो इनके कॉन्ट्रास्टिंग व्यू देखने को मिलते हैं कि तुम द प्रिंस में तो भाई राजों को इतना बड़ा चढ़ा के कह रहे हो, फिर तुम डिस्कोर्स में रिपब्लिकन रूल को कह रहे हो, तो ये इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट क्यों है। देखो मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, जो मैकियावेली के काम है ना, जितनी बुक्स हैं उनकी मौत के बाद पब्लिश हुए हैं। बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं ऐसे हमारे, और बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह भी ऐसे हुए हैं हिस्ट्री में, जिनकी मरने के बाद ही उनके वर्क पब्लिश हुए हैं। तो उनके वर्क पहले किस तरीके से थे, बाद में कैसे थे, तो ये थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगता है, क्योंकि द प्रिंस उन्होंने पहले लिखी है किताब, ठीक है, 1530 में, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा वाहवाही करें किसकी, रूलर की, कि हाँ राजा होना चाहिए, राजा होना चाहिए। लेकिन जब इनकी डिस्कोर्स बुक लिखी तब ये क्या करें, रिपब्लिकन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ ये देखने को मिलती है कि आखिर तुम सपोर्ट किसे कर रहे हो, मतलब या तो तुम राजा को सपोर्ट कर रहे हो या फिर तुम रिपब्लिकन फॉर्म को सपोर्ट कर रहे हो। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं होती है। ये हमें दोनों ही इनके आइडियाज़ में देखने को मिलते हैं कि राजों को भी एक बुक में सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे में ही रिपब्लिकन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो एनालिसिस करने वाले हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि जब इन्होंने प्रिंस लिखा हो तब वहाँ पे फ्लोरेंस के, इटली के हालात कुछ और रहे हों, लेकिन जब इन्होंने द डिस्कोर्स बुक लिखी हो तब वहाँ पे और हालात हो गए हों। ठीक है, हालात वहाँ के चेंज हो गए। तो इन सारे सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने अलग अलग अपना काम लिखा हुआ है। तो ये एक निकल कर आता है इनके बारे में नैरेटिव। ठीक है, कितना सच है कितना नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ इनकी ये जो बुक है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जरूर क्रिएट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे मैकियावेली का क्या कहना है, व्यू ऑन स्टेट एंड पावर। ये स्टेट के बारे में और पावर के बारे में क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, और इनकी सोच क्या है इन दोनों चीज़ों को लेके, वो और समझेंगे। तो इसमें हम समझेंगे कि जो स्टेट को इन्होंने बताया उसको बताया सुप्रीम, ऑटोनॉमस एंड सेंट्रल टू पॉलिटिकल लाइफ। इनका ये कहना है जो हमारा स्टेट है, जो हमारा राज्य है, वो हम हमेशा कैसा होना चाहिए, सुप्रीम होना चाहिए, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, ऑटोनॉमस होने चाहिए, सारे फैसले अपने आप में ही लेगा, कोई उसके फैसले नहीं लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री के लोग उस पर फैसले लेंगे या फिर बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं उसके आसपास रहनी है, वो इस कंट्री को लेकर क्या करेंगे, फैसले लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेंट्रल होना चाहिए पॉलिटिकल लाइफ, मतलब पॉलिटिकल लाइफ उसी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, किसके, स्टेट के। देन ये नेक्स्ट कहते हैं पॉलिटिक्स में एथिक्स बिल्कुल भी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स से एथिक्स को बिल्कुल काट दो। ठीक है, डाइवर्स फॉर द पॉलिटिकल फ्रॉम मोरालिटी। जितना भी मोरल वैल्यूज़ हैं आपकी, कि आप ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मनुष्य ऐसा है, मनुष्य वैसा है, मनुष्य बहुत अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें तुम भूल जाओ, ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में मत लेकर आओ। ठीक है, पॉलिटिक्स कभी भी अच्छे बन के नहीं जीती जा सकती, और ये बात सच है। जितने भी आपको लीडर्स दिख रहे हैं ना हमारे आसपास इंडिया में या फिर पूरे दुनिया भर में, जो अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, वो सिर्फ इसलिए दिखावा करते हैं ताकि जनता को बहका सकें, उनके इमोशंस का फ़ायदा
उठा सकें। एक बार जनता ने वोट किया, सरकार में बिठा दिया, वो उनके रंग देखना फिर मिल जाते हैं, ठीक है, वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो अगर मोरालिटी को हटा दोगे, तुम पहले से ही दिखाओ तुम्हारा असली चेहरा क्या है, तो लोग क्या कहें, लोग फिर आपको बहुत ज़्यादा पहचानना शुरू कर दें, आपको पता लगा अच्छा तुम ऐसे हो। तो ये हमारे फ़ायदे के लिए नहीं कह रहे हैं कि तुम मोरलिटी हटाओ तो लोगों को आसानी होगी आपको चुनने में, नहीं, ये कह रहे हैं कि तुम ऐसे दिखो ही मत कि तुम बहुत ज़्यादा मोरल हो। तुम डरा धमका के रखोगे जनता को, तो उन्हें ऐसे ही प्रिटेंड करो कि तुम ऐसे ही हो, ठीक है। तो ये बात करते हैं। एंड द पावर इज़ द फाउंडेशन ऑफ अथॉरिटी। उनका मानना है जो शक्ति होती है वही क्या है, अथॉरिटी का सेंटर होती है, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ पर अथॉरिटी अपनी स्टैब्लिश करनी है तो आप मेक श्योर करो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर हो। और पावर कैसे आएगी, जब आप क्या होगा, या तो रिपब्लिकन फॉर्म में आप एरिस्टोक्रेट हो गए या फिर मोनार्क हो गए, तब आपके हाथ में क्या होगी, बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। देन एंटिसिपेटेड रीजन्स डिटेट, ये देखो जो थोड़े से उन्हीं के टर्म है, इन्हीं की भाषा के, इनका मतलब है रीजन ऑफ द स्टेट इन मॉडर्न डिप्लोमेसी, मतलब कि हमेशा राज्य को कैसे सोचना चाहिए, तर्कवाद होनी चाहिए थे, तर्क तरीके से सोचना चाहिए। आपको क्वेश्चन करना है, ऐसे डम्ब नहीं बन के रहना चाहिए, ठीक है। राज्य के जितने भी अंग हैं या फिर राज्य में जो राजा है, हमेशा ऐसा फॉक्स की तरह होना चाहिए, कनिंग होना चाहिए। अगर कोई उसके राज्य में आ रहा है, उससे कह रहा है कि हम आपके राज्य में ऐसे फैक्ट्री लगा देंगे, तो ये मत सोचो कि खुश मत हो जाओ कि हाँ भाई फैक्ट्री लगा दे, ये सोचो कि वो तुम्हारे राज्य में आके फैक्ट्री क्यों लगा रहा है, उसका इसमें क्या फ़ायदा है। तो थोड़ा रीज़न करो, थोड़ा तर्कवादी बनो, ऐसा होना चाहिए हमारा राज्य, ठीक है। मिलिट्री और वॉर के ऊपर इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए, ठीक है। और जब स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी तो उसी से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्टेट होगा। ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है आज भी। जिसके पास दुनिया में सबसे भारी आर्मी है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है, उससे बाकी के सारे देश नज़र नहीं मिला पाते हैं। क्यों, उनको पता है भाई इसने 4 मिसाइल गिराई, हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टेट वही डिफाइन करते हैं, और दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग आर्मी कैसे खड़ी कर पाएगा, और एक अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं होगी तो वो स्ट्रॉन्ग देश नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके की बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री हैं। देन इन्होंने क्या बोला है, जो सिटीजन मिलिटिया है उसको बहुत ज़्यादा नीचे रखा है, किसकी, मर्केनरी ट्रुप्स के ऊपर, ठीक है। मर्केनरीज आर अनरिलायबल, उनका मानना है कि जो मर्केनरीज हैं वो बहुत ज़्यादा अनरिलायबल है, ठीक है। एंड द वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखो इनका मानना है कि जो वॉर होते हैं, जो लड़ाई होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होता है किसका, स्टेट पॉलिसी का। मतलब इन्होंने वॉर को जस्टिफाई किया है, इन्होंने कुछ नहीं बताया है कि वॉर बहुत गलत होते हैं, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आपको अगर स्टेट में पावर बनाए रखनी है तो आपको कॉन्स्टेंट वॉर करनी ही पड़ेगी। मतलब अपनी कंट्री को ये कह रहे हैं, उकसा रहे हैं कि आप कॉन्स्टेंट वॉर में इंगेज रहो, ठीक है। एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और इनका कहना है कि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखती है। अगर कहीं की मिलिट्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, कूप नहीं हो सकता या फिर मिलिट्री नहीं आ सकती। लेकिन अगर आपने मिलिट्री को कहीं किसी देश में बहुत ज़्यादा पावर दे दी, बहुत शक्ति दे दी, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो आगे चल के क्या करते हैं, वहाँ पे कूप कर दे, मिलिट्री रूल ले आए और सरकार को पूरा मार बांट दे, ठीक है। तो इन्होंने ये बात भी बिल्कुल सही की। ये मॉडर्न डे आप अगर देखोगे तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। तो देखो मैकियावेली को हम थोड़े और थिंकर से थोड़ा सा मतलब कंपेयर करके देखेंगे कि बाकी थिंकर क्या सोच रहे हैं और वो मैकियावेली उन चीज़ से क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेटो और एरिस्टोटल की बात करेंगे, जिनका आइडिया है आइडियलिस्ट का, ठीक है। जो आइडियलिस्ट का मानना है वर्चू एंड मोरालिटी, जो बात करते हैं किस पे, वर्चू के बारे में और मोरालिटी के बारे में। वहीं जो मैकियावेली हैं वो बात करते हैं रियलिस्टिक आइडिया के, ठीक है। ये रियलिस्ट थिंकर हैं और ये कहते हैं पावर को और प्रेगमेटिज्म को। इनका मानना है शक्ति होनी चाहिए एक राज्य में और हमेशा प्रोग्रेसिव राज्य होना चाहिए, आगे देख के चलना चाहिए, ना कि ये कि हमारे देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं। कि अगर आप पीछे की चीज़ें देख के चलोगे, रिलीजन को देख के चलोगे, ट्रेडिशन, कस्टम, इन सारी चीज़ों को, तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। और ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। हमें रियलिस्ट रहना चाहिए और पावर और प्रेगमेटिज्म को देख के ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, वरना हम पीछे गड्ढों में घुसते जाएंगे अगर पीछे की बातें सोचेंगे, ठीक है। बाकी हॉब्स आ जाते निकल के, ये भी सेम इनकी मानना है कि जो ह्यूमन नेचर है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, अपने बारे में सोचता है और ह्यूमंस को हमेशा दबा के रहो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है। इनका मानना वही चीज़ है जो आप अपने लिए, इनके लिए अगर इन्हें खिलाते पिलाते रहोगे, इनको स्पून फीडिंग करते रहोगे तो तब तक आप अच्छे हो। लेकिन आपने कहीं इनसे कह दिया कि थोड़ा हमें भी दे दो, तो ये क्या करने लगे, ये वहीं पे रोने चिल्लाने लगे और आपको बुरा बुरा कहने लगेंगे। तो हॉब्स से मैकियावेली का ये आइडिया बहुत ज़्यादा मिलता है ह्यूमन नेचर को लेकर, ठीक है। और ये जो हॉब्स है वो एब्सोल्यूट सोवरेन की बात करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि राजा ही होना चाहिए, राजा के अलावा कोई और सरकार नहीं होनी चाहिए, कोई और उसकी कंपैरिजन में नहीं होना चाहिए और कोई अल्टरनेट सरकार नहीं होना चाहिए। ये हॉब्स के बारे में आइडियाज़ बोले हैं। हॉब्स के बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो हमारे रूसो निकल कर आते हैं। इनसे उन्होंने क्या आइडियाज़ लिए, क्रिटिकल मैकियावेली कॉल द प्रिंस अ सटायर ऑफ द टायरनी। इन्होंने क्या किया है, जो रूसो हैं उन्होंने मैकियावेली के जो द प्रिंस बुक है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। ये बोला है कि ये मतलब एकदम दुष्ट किताब है, ठीक है। इस तरीके की बात की उन्होंने। सटायर का मतलब शैतान, ठीक है। सटायर और शैतान को थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो क्रूरता है उसका बहुत ज़्यादा क्या है, ये एक एग्जाम्पल बताया उन्होंने राजा को, ठीक है।
क्योंकि आप रूसो के बारे में पढ़ोगे तो वो थोड़े से आइडियलिस्ट टाइप के भी हैं, ठीक है, वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मॉडर्न रियलिस्ट में जैसे मॉर्गन थाउ हैं, आईआर में रियलिज्म है, ये बहुत ज़्यादा मैकियावेली के रियल पॉलिटिक्स एजेंडा से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। अब जैसे रियलिज्म को पढ़ते हो आप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पढ़ते हो जिसमें मॉर्गन थाउ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, तो मॉर्गन थाउ का सेम यही क्या मानना है कि आप ना बहुत ज़्यादा उसमें आदर्शवाद में मत जियो, क्योंकि ये राम राज्य नहीं है, ये दुनिया अब न्यूक्लियर वेपन्स की है, ये दुनिया अब मास डिस्ट्रक्शन की है, जेनोसाइड की है, तो उस इन सारी चीज़ों का जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। आपके ऊपर कोई सामने वाला बॉम्ब गिरा रहा है तो हाथ जोड़ के खड़े नहीं हो जाना है या फिर छाती पे बॉम्ब नहीं खा लेना है भाई, उसको उसी भाषा में जवाब देना है। तो ये रियलिज्म कहलाता है। और मोरलिटी और आइडियलिज्म ये कहलाता है कि नहीं नहीं आप उसके आगे जाओ, हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, माफ़ कर दो और जो बुद्ध के आइडियाज़ हैं उनको फैलाओ। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है सामने वाला बॉम्ब लेके खड़ा हो और आप कहो हमारे देश ने गौतम बुद्ध को पैदा किया, उनकी टीचिंग्स ये कहती हैं, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं, क्या क्या इनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, इन्हें पॉलिटिकल रियलिज्म का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, वो हमने पहले देख लिया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू ट्रीट पॉलिटिक्स एज अ साइंस ऑफ पावर, तो ये पहले ऐसे इंसान रहे हैं, पहले ऐसे थिंकर रहे हैं हमारे पॉलिटी में जिन्होंने पावर को एज अ साइंस की तरह ट्रीट किया है, ठीक है। मतलब साइंटिफिक तरीके से पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसे ही आप मतलब इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, आप कुछ भी नहीं कह सकते, एकदम आपके विचार बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए। तो ये वाली बात कौन कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं। एंड एडवोकेट सेकुलर पॉलिटिक्स, और इनका मानना है सेकुलरिज्म रहना चाहिए, ठीक है। आप जब धर्म को नहीं लाओगे पॉलिटिक्स के बीच में तो आप सेकुलर ही क्या लाओगे, ठीक है। ये इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था जिसमें उन्होंने कहा था स्टेट शुड बी फ्री फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो स्टेट है, जो राजनीतिक पार्टी है या फिर जो सरकार है, उन्हें कभी भी धार्मिक मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए। एंड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट लाइक रीजन ऑफ स्टेट, बैलेंस ऑफ पावर, नेशनल इंटरेस्ट, और जितने भी फाउंडेशन और मॉडर्न जो टर्म्स है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, चाहे रीजन ऑफ स्टेट की हम बात करें, बैलेंस ऑफ पावर की हम आइडिया की बात करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तब हम मैकियावेली को बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि आखिर मैकियावेली क्या कहते हैं और मैकियावेली के जो आइडियाज़ हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या वो प्रेजेंट डे रिलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें इनका क्रिटिसिज्म और देख लेंगे। सारे थिंकर्स भाई क्रिटिसाइज तो कोई ना कोई करेगा, क्योंकि जब तक क्रिटिसाइज नहीं करोगे तब तक आपका नाम आगे दर्ज कैसे होगा, ठीक है। इमोरल बता देते हैं भाई क्रिटिसाइज करने के लिए कि यार ये मोरलिटी की बात ही नहीं करते हैं। हम अगर मोरल नहीं रहेंगे तो हम ह्यूमन बींग्स किस लिए कहलाए, हम तो जानवर के बराबर कर दी ना उन्होंने, कि जैसे जंगल राज होता है, जंगल में जैसे शेर होता है वो छोटी मछलियों को मार के खा लेता है, छोटी मछलियों को नहीं, छोटे जानवरों को मार के खा लेता है, उसी तरीके से बात कर रहे हैं कि आप भी राज्य में ऐसा ही करो कि जो राजा है वो छोटों को दबाता रहे, उसको खाता रहे मार मार के, ये तो गलत है। फिर जंगलों में और हम में क्या अंतर रह जाएगा, ठीक है। सिंडिकल एंड द प्रोमोटिंग डिसिस एंड टेरनी, और ये कहते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करें किसको, धोखाधड़ी को और टेरनी को, क्योंकि ये राजा से कह रहे हैं कि भाई तुम प्रॉमिस करो, ठीक है, लेकिन प्रॉमिस को फुलफिल मत करो, भूल जाओ उस प्रॉमिस को। क्योंकि इनकी जब द प्रिंस को आप अच्छे से पढ़ते हो और बड़ी तरीके से, तो ये कहते हैं कि मान लो कि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके साथ डिमांड लेकर आई कि हमारे लिए ये करो वो करो, तो तुम तब कह दो कि हाँ हम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जब तुम्हारा काम निकल जाए तो वो काम करो मत। तो इस तरीके धोखाधड़ी की चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। दूसरा ये कि इनका क्रिटिसाइज होता है चर्च एंड मोरलिस्ट कंडेम हिम, जो चर्च के लोग हैं, ठीक है, वो और जो मोरल वैल्यूज़ रखते हैं, मोरल पॉलिटिक्स में मोरलिटी की बात करते हैं, ये इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और उनको पूरी तरीके से नकार देते हैं, ठीक है। और एरेस्मस का मतलब कॉल्ड हिम टीचर ऑफ ईवल, देखो ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टीचर ऑफ ईवल जो है उसको किसको बोला गया, तो ये मैकियावेली को बोला, ठीक है। मतलब जो ईवल है, जो शैतान है, उसका भी बादशाह है कौन, मैकियावेली, ये बात कही जाती है, ठीक है। रूसो का कहना है द प्रिंस वॉज रिटन टू एक्सपोज टेरेंट नॉट गाइड देम, इनका मानना है जो प्रिंस किताब लिखी गई है वो इसलिए लिखी गई है ताकि आप क्या कर सको, जो टेरेंट्स हैं, जो मतलब कि जो बहुत ज़्यादा क्रूर शासक हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सको, ना कि उन लोगों के थ्रू आप लोगों को गाइड कर सको, समाज को गाइड कर सको। इनका मानना है इन्होंने समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, क्योंकि इस तरीके से बेतुकी की बातें ये कर रहे हैं कि ऐसे रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मॉडर्न जो स्कॉलर्स है वो सी हिम एज अ प्रैक्टिकल रियलिस्ट नॉट इमोरलिस्ट, और जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं जितने भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये आप लोग गलत सोच रहे हो, ये ऐसे थोड़े ना, ये तो बहुत अच्छे टीचर हैं, ये तो बहुत अच्छी अच्छी टीचिंग्स दे रहे हैं। क्या टीचिंग्स दे रहे हैं कि आप एकदम से प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल रियलिस्ट बनो, जो चीज़ें सामने से दिखाई दे रहे हैं उनके मॉडर्न सोल्यूशन लाओ। आप अगर 21st सेंचुरी में बातें करते हो कि हम आदर्शवादी रहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इस तरीके से रहोगे तो आप ही ढंग से कहीं कूट दिए जाओगे और आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये नॉट एंड ही इज़ नॉट इमोरलिस्ट, और जो रियलिज्म की बहुत ज़्यादा थिंकर्स है वो बात करते हैं, उनकी बड़ाई चढ़ाई की कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये इमोरल बातें नहीं कहते, बातें तो सही कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी है और प्रैक्टिकली इनका एप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। तो भाई इनके सपोर्टर भी आ जाते हैं फिर जहाँ भी होते हैं।
नेक्स्ट हम इनके देखने वाले हैं रिलेवेंस, देखेंगे इनका टुडेज वर्ल्ड में इनका क्या रिलेवेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो उसमें हमें कई सारी थ्योरी पढ़ने को मिलती हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म की पढ़ ली, चाहे रियलिज्म की पढ़ ली, आइडियलिज्म की पढ़ ली। वो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे उसमें और भी अच्छे तरीके से। जिसमें ये रियलिज्म की बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं। रियलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या बताया मैंने, जो चीज़ आपको सामने से दिखाई दे रही है बस वही रियल है, इमेजिनरी वर्ल्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट की बात आप सारे लोग करते हैं। अगर हम कहीं पे किसी भी देश से हमारे संबंध अच्छे हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक हमारी टाइज बनती हैं, ठीक है। हम उन लोगों से जाके ये नहीं कहते हैं कि हाँ हमारे आपसे रिलेशनशिप अच्छे हैं या फिर हम लोग ऐसे ही दोस्त दोस्त रहते हैं। दोस्त दोस्त कुछ नहीं होता है भाई, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने गए हैं, हम कुछ लेने गए होंगे, हो सकता है हम वेपन्स खरीदने गए हो सकता है उन्हें हमारा कोई ट्रेड रूट पसंद आ गया हो, वहाँ से वो अपने वॉयजेज होते हैं या फिर जो भी शिप वगैरह होते हैं वो सारे निकल आने हो। तो ये सारे लोग नेशनल इंटरेस्ट की ही बात करते हैं। ये पूरा दुनिया ना सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट की ही बात करता है। फिर हम पॉलिटिकल लीडरशिप में बात करेंगे तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें ये कहते हैं कैसे होना चाहिए लीडरशिप, प्रैग्मेटिज्म होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके पास क्राइसिस मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी आपके राज्य में बहुत ज़्यादा कमी आ गई या फिर एकदम से लोगों ने जनता सड़क पे उतर आई और बहुत ज़्यादा अभद्रता करने लगी है, ठीक है, संभल नहीं रही है, तो आपको वो मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई आपके देश में कुछ भी हो गया, किसने बाहर से आक्रमण कर दिया, तुम रोने लगे और पूरे हाथ वाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई अब हमसे कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं चाहिए। हमेशा कैसा होना चाहिए, एक लीडर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग लाइक अ लॉयन एंड कनिंग लाइक अ फॉक्स, ठीक है, ये उन्होंने बोला है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। इनका मानना है कि जो डिसीजन मेकिंग है उन्हें बहुत ज़्यादा आप रिजिड मत बना दो। मतलब कि मान लो आपके राज्य में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सारे लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उसी टाइम क्या हुआ, बाहर के दूसरे देश ने भी आप पे आक्रमण कर दिया है। तो आप लोगों की जो डिमांड है उस टाइम से उनसे प्रॉमिस कर दो कि हम आपकी बात ना मान लेंगे, वो लोग खुश हो जाएंगे, ठीक है। और आप उनसे कह रहे हो कि हम आपकी बात मान लेंगे लेकिन आप प्लीज़ जो हम पे जो बाहर से आक्रमण कर रहा है उसको बाहर भगाने में, उसे मात देने में हमारी मदद करो। तो सारे लोग तैयार हो गए। फिर जब वो भाग गया, जो इन्वेजन था, जो बाहर से इन्वेड कर रहा था, वो जब भाग गया, उसको हरा दिया, देन वो राजा क्या हो सकता है, वो पलट सकता है अपनी बात से, ठीक है। मतलब उसको बोला गया है कि तू मौके का फ़ायदा उठा, अपना उल्लू सीधा कर, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बोला गया है। सिक्योरिटी की स्टडीज़ में हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री पावर की बात करते हैं स्टेट का सर्वाइवल के लिए। इनका मानना है अगर हम सिक्योरिटी में हम देखते हैं कि किस तरीके के हमें स्टेट बनाना चाहिए, मिलिट्री कैसे होना चाहिए, तो इनका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। इनका मानना है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रहनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रहेगी तो आपका स्टेट भी बहुत ज़्यादा कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये बात कहते हैं। फिर इनके की कोट्स देख लेते हैं कौन कौन से इनके की कोट्स रहे हैं। इट इज़ बेटर टू बी फियर्ड देन लव इफ़ यू कांट बी बोथ। अगर आप दोनों नहीं बन सकते तो आप बनो कि आपको लोग क्या करें, आपसे डरें, ना कि आपको प्यार करें। मतलब आपको पहले ये बनना है कि आपको लोग प्यार भी करें और आपसे डरें भी। लेकिन अगर आप दोनों नहीं बन सकते तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपसे डरें, प्यार कम करें, ठीक है। और ये चीज़ सही भी लगती है भाई, प्यार बहुत ज़्यादा आप करोगे ना भाई, अपनी इज्जत डुबा देते हो। बहुत चीज़ें मैंने देखी है इस तरीके से। पॉलिटिक्स हैव नो रिलेशंस टू मोरल। और इनका स्टेटमेंट है जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, उसका कोई भी रिश्ता नाता नहीं है किसी से, मोरल वैल्यू से। ये सारे स्टेटमेंट प्लीज़ याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। द एंड जस्टिफाई द मीन्स। इनका मानना है जो अंत भला होता है तो सब भला होता है। मतलब आपने अंत में कोई चीज़ की है तो वो किस तरीके से की है कोई मायने नहीं रखता। आपने एग्जाम पास कर लिया, बढ़िया है, लेकिन आपने चीटिंग से पास किया ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपने एग्जाम पास कर लेना बस यही बहुत है। तो ये कहते हैं ये। फॉर्चून इज़ अ वुमेन, इट इज़ नेसेसरी इफ़ यू विश टू मास्टर हर टू कॉन्कर हर बाय फोर्स। इनका मानना है जो फॉर्चून होते हैं वो वुमेन्स, मतलब जो भाग्य होता है वो औरतों के इस तरीके से होता है ना, एक टिप्पणी मार देना होता है। मतलब जो वुमेन्स होती हैं, औरतें होती हैं, वो उनके लिए होता है फॉर्चून, राजा के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं हमेशा क्या करना चाहिए, फॉर्चून से एक कदम आगे चलना चाहिए, ह्यूमन एक्शंस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस तरीके की बातें करते हैं। ऑलमोस्ट हमने ये चैप्टर कवर कर ही लिया है, जिसमें हम कंक्लूजन पे फाइनली पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैकियावेली मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम आइडियलिज्म टू रियलिज्म। जो मैकियावेली हैं वो बहुत बड़ा एक शिफ्ट देते हैं आइडियलिज्म से रियलिज्म, मतलब आदर्शवादी से यथार्थवादी। जितना भी तुम्हारी आइडियलिस्ट सोच है, अच्छे बनो, अच्छे रहो, अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे बनाओ, वो सब भूल जाओ, वो सब बेकार है एक तरीके से। तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करो, तुम रियलिस्ट आइडिया पे चलो, जो रियलिटी है उसकी बात करो, तुम इधर उधर की बातों में मत आओ। तो ये बातें कहते हैं। एंड हिज वर्क रिफ्लेक्ट रिनेसेंस ह्यूमनिज्म एंड द पॉलिटिकल टर्मोलॉय। तो इनका जो वर्क है, जितने भी इन्होंने काम दिए, चाहे डिस्कोर्स की बात करो, चाहे द प्रिंस की बात करो, द आर्ट ऑफ वॉर की बात करो, तो ये सारे रिफ्लेक्शन हमें देते हैं रिनेसेंस पीरियड पे, ना कि एक पॉलिटिकल टर्मोइल्स पे, ठीक है।
नहीं एक्चुअली पॉलिटिकल टर्मोइल के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गए हैं। मतलब कोई इंसान इस तरीके की बातें लिख रहा है तो उसको पता है, तो सिंपल सा क्या हो सकता है, उसके देश में, उसके राज्य में बहुत ज़्यादा क्योस फैला हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा क्या है, एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं, राज्यों को जब तक मार के कर दे रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, जनता की खुद की सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिविल सेंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, तब ये सारी किताबें अपनी लिखते हैं, बातें लिखते हैं। एंड इट रिमेन फाउंडेशनल टू पॉलिटिकल थ्योरी, रियलिज्म एंड स्टेटक्राफ्ट। और ये जो इनके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, रियलिज्म के इस फील्ड में, और स्टेट क्राफ्ट में। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है किस तरीके से राज्य को चलाना चाहिए, ये भी एक कला होती है। एंड अ थिंकर बोथ क्रिटिसाइज एंड एडमायर्ड अक्रॉस द सेंचुरी। और ये ऐसे थिंकर हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है और जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी होती है पूरी दुनिया भर में। ठीक है, ऐसे थिंकर नहीं है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ बुराई की जाती है, ये बहुत अच्छे थिंकर भी रहे हैं, इनकी इस तरीके से तारीफ की जाती है। क्यों? क्योंकि इनके आइडियाज़ हम मॉडर्न डे में लेते हैं। ठीक है, इनके जितने भी आइडियाज़ हो गए, चाहे प्रिंस को लेकर हो गए, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी को लेकर हो गए, रिपब्लिकन को लेकर हो गए, तो उन सारी आइडियाज़ को जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, बढ़िया तरीके से उनका एनालिसिस करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ सही कह रहे हैं या ये चीज़ गलत कह रहे हैं। और अगर इन्होंने ये चीज़ बोली है तो क्यों बोली है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोली है, या फिर वो किस तरीके से सोशल कंडीशन रही होंगी तब वो सारी चीज़ें बोली होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर होता है, फिनिश होता है एक्चुअली, और हमने सारी चीज़ें मैकियावेली के बारे में पढ़ ली हैं। तो आई होप आप सारे लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ थी नहीं कि आपको समझ में ना आए। आपको एक थिंकर पढ़ना है, सिंपल सी बात है, एक इंसान को पढ़ना है, उसकी आइडियोलॉजी पढ़नी है, उसकी सोच को पढ़ना है, और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप दोबारा वीडियो को देख लेना। जितना इंपॉर्टेंट है इसमें पूरा मैंने पढ़ा दिया है, इसके बाहर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि एक सेंट्रल आइडियाज़ जो इनके जितने थे वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिए। ठीक है, सो इसी के साथ मैं अब यहाँ पे पॉज लेती हूँ। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कल हम दूसरे नेक्स्ट थिंकर पढ़ेंगे, और पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो मेरे साथ, और क्या है। बाय बाय, गुड नाइट।